नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में अपने पिछले लास्ट 2 सेशंस से हम पढ़ रहे हैं कारक, और इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है ये। तो कारक की परिभाषा, कारक के भेद हम पढ़ रहे हैं और इसके जो विभक्ति चिन्ह हैं उनके बारे में भी हम जान रहे हैं कि कौन कौन से विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हम किस किस तरह से और कहाँ कहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं। तो आज भी हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आप सभी रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर। बिल्कुल जहां पर हमने अपने पिछले सेशन में अपना ये टॉपिक छोड़ा था, आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आशा करती हूँ कि अभी तक जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है आप सबने घर पर रिवाइज जरूर किया होगा, आप उसे याद भी कर रहे होंगे साथ के साथ, क्योंकि आपकी परीक्षाएं भी नजदीक है। और आपकी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आपको आपकी हिंदी का जो आपकी बुक है हिंदी की, इसमें अगर आपको दिक्कत है, किसी भी पाठ में कोई कविता आपको दोबारा सुननी है, चैप्टर आपने दोबारा पढ़ना है, किसी पाठ के प्रश्नोत्तर आप नहीं कर पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आप शेयर कर सकते हैं, चैट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मेरे साथ अपनी जो सारी समस्याएं हैं वो बांट सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ से किया जाएगा। तो आज का सेशन शुरू करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। जो हमारा लास्ट सेशन था, उस अपने लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर कुछ बातें सीखी थी, कुछ बातें ध्यान रखने योग्य जो बातें थी वो हमने सीखी थी कर्म कारक के बारे में। यानी कि कर्म कारक को जब हम यूज करते हैं, कर्म कारक को जब हम पढ़ते हैं, तो उस समय हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी होती हैं। तो कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। जैसे हमने कहा था कि अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म के साथ प्रायः को नहीं लगता है। तो जिन बच्चों ने आज ही क्लास ज्वाइन की है, पिछली क्लास ज्वाइन वो नहीं कर पाए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कारक। और कारक में क्या होते हैं कारक? जिस तरह संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ हम सूचित करते हैं, बताते हैं, उसको कारक कहा जाता है। और इसको शो करने के लिए, इसको दिखाने के लिए, इसको यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए इसके कुछ चिन्ह बने होते हैं जिन्हें विभक्ति चिन्ह कहा जाता है या परसर्ग कहा जाता है। तो उनको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में भी लिखा है विभक्ति चिन्ह। और उसके बाद मैंने कहा कारकों के भेद। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कारकों के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और हमने कहा कि कर्ता से लेकर अधिकरण तक, यानी कि 7 जो आपके ऐसे कारक चिन्ह हैं जिनका प्रयोग हम या तो वाक्य के अंत में करते हैं और या फिर वाक्य के बीच में करते हैं। लेकिन आपका संबोधन ऐसा कारक है जिसको हम वाक्य के शुरू में ही करते हैं। तो जैसे कि आपको संबोधन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को संबोधित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। और उसी के आधार पर देखिए हमने यहाँ पर कारक चिन्हों के जो विभक्ति हैं, विभक्तियां हैं, जो चिन्ह है विभक्ति के, वो हमने यहाँ पर आपको लिखवाए हैं और आपको कंठस्थ करने के लिए भी कहा गया है। और फिर हमने सबसे पहला पॉइंट अपना लिया था कर्ता कारक। और कर्ता कारक में हमने कहा था संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें काम करने वाले के बारे में बोध होता है। देखिए कर्ता कारक, कर्ता यानी कि काम करने वाला व्यक्ति, तो ऐसे चिन्ह जिससे हमें काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो जैसे हमने कहा कि कर्ता कारक का जो परसर्ग होता है, कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो आपका होता है ने। तो जैसे हमने कहा अंशु ने खाना खाया, पिताजी ने रुपए दिए,
और अनिल ने रामायण पढ़ी। और इसी में हमने कुछ और भी चीजें हमने यहाँ पर बताई थी कि जैसे हम एक आपको एग्जाम्पल देंगे, वरुण पुस्तक पढ़ेगा। सभी की कॉपी में लिखा हुआ है, सब बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं शुरुआत के दिन से ही। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको लिखा है, वरुण पुस्तक पढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए परसर्ग नहीं है, कोई भी यहाँ पर परसर्ग यूज नहीं हुआ है, लेकिन है कर्ता कारक का ये एग्जाम्पल। तो ये कैसे है? तो हमने यहाँ कहा कि वर्तमान काल और भविष्य काल जो होता है, जो वाक्य आपका वर्तमान काल का होगा और जो वाक्य आपका भविष्य काल यानी कि फ्यूचर का होगा, आने वाले समय का होगा, उसमें कर्ता कारक के साथ कभी भी ने जो विभक्ति है वो नहीं लगती है। जैसे कि अगर मैं कहूं शीला गा रही है, ठीक है, या दीपा खेलने जाएगी। शीला गा रही है, दीपा खेलने जाएगी। तो गा रही है यानी कि वर्तमान का ये समय है। आप इसमें देखेंगे कि जो वाक्य है वो किस में बोला जा रहा है, वर्तमान समय में बोला जा रहा है या भूत काल में बोला जा रहा है या भविष्य काल में। तीनों काल हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, टेंसेस जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में काल कहते हैं। तो बहुत अच्छे से हमने इस टॉपिक को भी यहाँ पर से पढ़ा हुआ है। तो अगर कोई आपको वाक्य लगता है जो वर्तमान काल या भविष्य काल, जैसे कि हमने कहा कि दीपा खेलने जाएगी, तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई दिया। अगर मैं कहूँ दीपा ने खाना खाया, तो ये आपका फ्यूचर का, भविष्य का है, तो यहाँ पर आपको विभक्ति चिन्ह दिखाई देगा। और इसी तरह हमने यहाँ पर एक और चीज बताई थी कि जहां पर सकर्मक जो क्रिया होगी यानी कि जहां पर कर्म उपस्थित होगा वहां पर भी आपका जो ने है वो विभक्ति लगेगी, लेकिन जहां पर कर्म नहीं होगा वहां पर ने की विभक्ति नहीं लगेगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था, लड़के ने चित्र बनाया या लड़के आए। जैसे लड़का आता है, लड़के ने चित्र बनाया, लड़के आए। तो जो लड़के आए शब्द ये आपका भूतकाल का है और साथ में क्या है, अकर्मक है। कहने को आप कहेंगे कि लड़के आए, ये एग्जाम्पल हम अपने पीछे सेशन में बता चुके हैं, लड़के आए, ठीक है। यहाँ पर आप कहेंगे कि आपने कहा है कि भूतकाल में केवल आपके परसर्गों का यूज होगा, तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? तो हमने कहा जहां पर कर्म उपस्थित नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, लड़के आए, तो जहां पर कर्म उपस्थित नहीं होगा वहां पर भी परसर्गों का यूज प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये तो पूरी बात आपकी रही किसकी? ये पूरी बात आपकी रही आपके जो कर्ता कारक की, यानी कि जहां पर कर्ता कारक हम पढ़ रहे हैं उसकी। अब हम कर्म कारक पढ़ रहे हैं जिसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? को। अभी हम पढ़ रहे हैं कर्म कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है को। तो जब वाक्य में क्रिया का फल, प्रभाव यानी कि क्रिया का जो भी फल है वो क्या होता है, कर्ता पर न पढ़कर वाक्य के किसी अन्य संज्ञा पर पड़ता है, तो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राम ने रावण को मारा, कमल पुस्तक पढ़ता है, मैंने दूध पिया। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कहा राम ने रावण को मारा, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्योंकि और दूसरा हमने यहाँ पर कहा कि कमल पुस्तक पढ़ता है, मैंने दूध पिया। अब आप बोलेंगे कि कैसे ये सब यहाँ पर हो गया कि आप कह रहे हैं कि परसर्गों का यूज होता है। तो देखिए आप यहाँ पर पढ़ना और मारना दो चीजें अलग अलग लिखी हुई है। राम ने रावण को मारा और कमल ने पुस्तक पढ़ी या कमल पुस्तक पढ़ता है। तो हमने कहा कि जो भी यहाँ पर ये पढ़ना और मारना दोनों ही आपके क्या है, कर्म कारक है। पढ़ना और मारना दोनों ही कर्म कारक है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक और चीज आपको यहाँ पर बताई कि जब भी हम निर्जीव वस्तु के बारे में बात करेंगे
तो वहां पर हमारे विभक्ति चिन्ह का यूज नहीं किया जाएगा। तो यही थी वो कुछ ध्यान रखने योग्य बातें जो हम पढ़ रहे थे अपने पिछले सेशन में। तो बच्चे आप यहीं से शुरू करेंगे और अब शायद आप लोगों को आगे की चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। तो कर्म कारक चिन्हों का प्रयोग हम कब करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, कब नहीं करते और कैसे करते हैं, ये हम यहाँ पर सीख रहे हैं, यानी कि कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने अपने पिछले सेशन में लिखा था कि अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म के साथ प्रायः को नहीं लगता, यानी कि प्रायः कर्म कारक की विभक्ति नहीं लगती है। ठीक है, और इसी तरह हमने देखा कि मैंने दूध पिया निर्जीव है, पुस्तक निर्जीव है, तो दोनों में आपकी कर्म कारक की विभक्ति नहीं लगी हुई है। लेकिन राम ने रावण को मारा, तो राम और रावण दोनों ही सजीव हैं, तो दोनों में आप देख सकते हैं विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अगला, जैसे कई वाक्य आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दो दो कर्म दिखाई देते हैं, तो इन जहां पर दो दो कर्म होते हैं वहां पर भी क्या होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखती हूँ, इसको पहले हम लिख कर देखते हैं। कई वाक्यों में आपको दो कर्म होते हैं, कई बार वाक्य में दो दो कर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने इन जो दो वाक्य लिखे हैं, दोनों वाक्यों में क्या है, दो दो कर्म हैं। जैसे अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो पहले वाक्य में बच्चों और पाठ, और दूसरे वाक्य में माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो बच्चा और दूध, दो दो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, दो दो आपको यहाँ पर अलग अलग कर्म दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि इसमें जो निर्जीव कर्म आपका होगा उस पर कभी भी परसर्ग नहीं लगेगा। जैसे अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो आप ऐसे नहीं कभी लिखेंगे कि अध्यापक ने बच्चों को पाठ को पढ़ाया या माँ बच्चे को दूध को पिलाती है। आपका केवल सजीव जहां पर कर्म होगा, तो दोनों वाक्यों में सजीव कर्म क्या है, दोनों वाक्य जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, दोनों वाक्यों में सजीव कर्म क्या है, कौन सा कर्म सजीव है यहाँ पर, बच्चों को पाठ पढ़ाया, बच्चे को दूध पिलाती है। तो हमने यहाँ पर कहा कि दो दो कर्म है यहाँ पर। कौन कौन से दो कर्म है यहाँ पर, पहला कर्म है बच्चों, दूसरा कर्म है पाठ। यहाँ दूसरे सेंटेंस में पहला कर्म है बच्चा, दूसरा कर्म है दूध। तो जहां पर आपका सजीव कर्म होगा, यही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहले पॉइंट में भी सेम तरह की हमारी बात हुई थी कि निर्जीव कर्म के साथ आपका को नहीं लगेगा। तो कई बार होता है कि वाक्य में दो दो कर्म होते हैं, लेकिन जब दो कर्म होंगे तो को आप हमेशा वहीं पर लगाएंगे जहां सजीव कर्म होगा। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो हमने वाक्य यहाँ पर लिखे हैं, अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। तो बच्चों को पाठ को पढ़ाया ऐसा नहीं होगा, पाठ को आप को नहीं लगाएंगे। अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया,
बच्चे सजीव कर्म है, तो इसीलिए यहाँ पर बच्चों के साथ को लगा हुआ है। और नीचे जो दूसरा हमारा यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो बच्चा हमारा सजीव कर्म है, इसीलिए यहाँ पर को लगा हुआ है। देखिए, और बहुत ही मेन बात कि कभी कभी कर्म को पहचानने के लिए आप कहाँ लगाकर भी प्रश्न की कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहाँ लगाएंगे तो वहां पर भी आप जब उत्तर देंगे तो आपको कर्म कारक दिखाई देगा वहां पर। जैसे हमने पहले वाले में क्या कहा था, क्या या किसको लगाकर आप प्रश्न कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि राम ने किसको मारा, तो राम ने रावण को मारा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे तो वहां पर आपको कर्म मिल जाएगा। जैसे अगर आप प्रश्न करेंगे रमेश कहाँ गया, तो आपको उत्तर मिलेगा रमेश विद्यालय गया। तो विद्यालय क्या है, विद्यालय क्या है, कर्म कारक है। रमेश कहाँ गया, रमेश विद्यालय गया। तो इस तरह से आप इसमें प्रश्न करके भी आप कर्म कारक को पहचान सकते हैं। तो ये हमारे दो जो है क्लियर हो गए हैं पॉइंट्स, आपका कर्ता कारक और दूसरा कर्म कारक। अब नंबर 3 हम पढ़ेंगे करण कारक। नंबर 3 करण कारक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि करण कारक क्या होता है। तो करण कारक का परसर्ग क्या होता है, ये आप सभी ने कॉपी में लिखा है, जीआईसी कांडा। जीआईसी कांडा, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं, हैंड रेज कीजिए। जीआईसी कांडा क्लास 7th के बच्चे, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, वेरी गुड। बच्चे माइक ले लीजिए। आफ्टरनून मैडम। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। तो आप क्लास 7th के बच्चे हैं? यस मैम। अंदाजा लगा पा रहे हैं थोड़ा बहुत कि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप क्लास अटेंड करते हैं तो कई बार आप नहीं समझ पाते कि क्लास में हो क्या रहा है, मैम क्या पढ़ा रही है। तो क्या आपको समझ आ रहा है चीजें जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं? मैम समझ आ रहा है। आ रहा है, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे, आपको टॉपिक समझ आ रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हम आपकी हिंदी का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कारक, करण कारक। वेरी गुड, कारक पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो कारक है। आप एक बार अगर खड़े हैं आप देख सकते हैं शुरुआत से हमने इस टॉपिक को किस तरह से पढ़ा है, सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर की है कारक से जुड़ी हुई। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन से इस तरह से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पर हमने एक बहुत सारे सेंटेंस लिखे हैं। जैसे हमने कहा श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। राम का बाण रावण की नाभि में जा लगा और रावण का अंत हो गया। तो इस तरह से हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसमें आप देख सकते हैं हमने कुछ जो शब्द हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये हमने क्यों किया हुआ है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो वाक्य यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर के, को, ने, मैं, से, का, के, की आदि शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने इन शब्दों को अगर हम यहाँ से हटा दें, अगर हम इन वाक्यों से इस तरह के शब्दों को अगर हटा दें तो क्या होगा, क्या आप इस लिखे हुए वाक्य को भाव के साथ समझ पाएंगे? अगर मैं कहूँ श्री राम महाराज दशरथ बड़े पुत्र थे, तो आपको कोई भाव समझ में आ रहा है कि क्या भाव यहाँ पर निकल रहा है? या राम लंका के राजा रावण को रावण मारा। तो कोई भी इस तरह के अगर हम शब्दों को हटा देते हैं तो आपको कोई भी जो पंक्ति होती है उसका आप स्पष्ट रूप से, यानी कि उस पंक्ति में जो प्रेषित भाव है, उस पंक्ति में जो बताए गए भाव है, उनको आप नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो इस कारण हम इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं को हमने कारक कहा है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के। तो फिर हमने इस तरह से इसकी परिभाषा बनाई, आप देख सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध
क्रिया तथा दूसरे शब्द के साथ सूचित किया जाता है, यानी कि बताया जाता है, उसे ही कारक कहते हैं। तो कारक तो हमने मान लिया कि हम इन्हें कारक कहते हैं, लेकिन अब आपको शो भी करना है इन शब्दों को, आपको दिखाना भी है कि हाँ यहाँ पर के है तो ये के क्यों है, या फिर आप के लिखेंगे या के लिए लिखेंगे या को लिखेंगे या मैं लिखेंगे या से लिखेंगे। तो इसीलिए आपने कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ कुछ शब्द या कुछ चिन्ह आप लगाते हैं और उन्हीं शब्दों को या उन्हीं चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। ठीक है, उन्हीं चिन्हों को विभक्ति कहते हैं, ये हमने कहा था। और फिर परसर्ग, देखिए आपने समास, शायद आपने समास नहीं पढ़े होंगे या पढ़े भी होंगे तो आपने देखा है कि समास में आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो परसर्ग, तो इन विभक्ति चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। अब ये विभक्ति चिन्ह क्या है वो हम आगे क्लियर करेंगे। फिर हमने कहा कि कारकों के 8 भेद होते हैं, क्योंकि विभक्ति चिन्ह अलग अलग हो सकते हैं, परसर्ग जो है अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि हम एक ही जगह पर एक ही टाइप का अगर हम शब्द यूज करेंगे तो फिर भी शायद उतने अच्छे से भाव ना आ पाए। तो हर पंक्ति के साथ, हर वाक्य के साथ अलग अलग विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसी के आधार पर हमने यहाँ पर कारकों को 8 भेदों में बांटा है। सबसे पहला कर्ता, फिर कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण, फिर संबोधन। तो इस तरह से हमने इसको 8 भेदों में बांटा और फिर उसके बाद हमने उसके चिन्हों को बताया। तो ये चीज मैंने आप लोगों को याद करने के लिए दी थी। तो अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं तो आप इसको फिर से लिख सकते हैं, जैसे कि कारक चिन्ह, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने कारक चिन्हों को याद कर लिया, यानी कि विभक्ति चिन्हों को, तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कर्ता जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म कारक जो है उसका विभक्ति चिन्ह होता है को, करण कारक जो है उसका विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। ठीक है, ये एक साथ आपका यहाँ पर लिखा गया है के द्वारा। और उसके बाद संप्रदान का के लिए या फिर को। और आगे बढ़ेंगे, अपादान का से या की अपेक्षा, संबंध का के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इस तरह से अधिकरण का मैं और पर। तो यहाँ से तो मैंने सारी चीजें आपको इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सारी चीजें रिवाइज करवा दी कि जब हम कर्म से लेकर कर्ता से लेकर अधिकरण तक जो भी ये विभक्ति चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, या तो वाक्य के अंत में किए जाते हैं या मध्य में किए जाते हैं, और संबोधन जो होता है वो शुरुआत में होता है। और फिर इस तरह से हमने इनको पढ़ना शुरू किया है। और हमने यहाँ पर कर्ता कारक के बारे में बताया कि जिस रूप से काम को करने वाले के का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे वरुण पुस्तक पढ़ेगा, अंशु ने खाना बनाया, अनिल ने रामायण पढ़ी। तो जो ये ने शब्द है ये आपका क्या कर रहा है, ये आपके काम करने वाले को बता रहा है, काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। आप देख सकते हैं हमने कहा रवि पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है, और नेक्स्ट हमने लिखा है अंशु ने खाना बनाया। तो हम ने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ने नहीं लगा हुआ है। तो इसका भी कारण, रीजन हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे हमने यहाँ पर क्या रीजन की ने जो है वो नहीं यूज होता है। हमने कहा जो भी वाक्य वर्तमान समय के होंगे या फिर भविष्य काल के होंगे वो उसमें आप परसर्ग यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया शीला गा रही है, शीला गा रही है। अगर मैं कहूँ शीला ने गाना गाया तो ये आपका भविष्य काल का हो जाएगा, शीला ने गाना गाया। तो ये आपका भविष्य काल का होगा तो इस पे आपका परसर्ग लगेगा। लेकिन शीला गा रही है या शीला गाना गाएगी तो आपका वर्तमान और भविष्य दोनों में ही परसर्ग का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों में ही ने परसर्ग का उपयोग नहीं होता है। तो कुछ इस तरह के वाक्य हमने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे अंकित ने फूल तोड़ा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर परसर्ग का प्रयोग किया है। पिताजी ने रुपए दिए,
तो हमने परसर्ग का प्रयोग किया है, लेकिन लास्ट वाला आप वाक्य देख सकते हैं, नेहा स्कूल गई या नेहा स्कूल जाती है, नेहा स्कूल जाएगी। तो यहाँ पर कहीं पर भी परसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी कि वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता कारक के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती है और अकर्मक क्रिया के साथ भी ने की विभक्ति नहीं लगती है, और इसके भी एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखे हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा था कर्म कारक, उसकी विभक्ति हमने बताई को, और उसमें भी हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी कि जब वाक्य में जो क्रिया का फल होता है, इससे पहले हमने कहा था कि जो सारी चीजें होती हैं वो काम करने वाले पे जाती है, यानी कि वो काम पर आधारित होती है, लेकिन यहाँ पर क्रिया का फल जो है वो काम करने वाले पर नहीं पड़ता, इसीलिए वाक्य की किसी और संज्ञा पर पड़ता है, तो इसे कर्म कारक कहा जाता है। ठीक है, और इसकी विभक्ति हमने बताई है, और इसकी विभक्ति को है, और इसको क्यों किस तरह से प्रयोग किया जाता है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब नंबर 3 देखिए, हमने कर्ता कारक यहाँ पर पढ़ लिया, कर्म कारक यहाँ पर पढ़ लिया, नंबर 3 है हमारा करण कारक। तो करण कारक का जो परसर्ग होता है बच्चे, वो होता है से। ठीक है, तो से का अर्थ होता है साधन या फिर माध्यम, करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से परिभाषित कर लेंगे, जिस साधन या माध्यम से, जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक। देखिए, करण कारक यानी कि आपको यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति का वो साधन बताया जा रहा है, वो माध्यम बताया जा रहा है जिससे वो क्रिया कर रहा है, इसीलिए उसको क्या कहा है, करण कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं। तो करण कारक का हम यहाँ पर किस तरह से इसके एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे कहूं कमल पेन से पत्र लिखता है या लिख रहा है। कमल पेन से पत्र लिख रहा है। हम चम्मच से खीर खाते हैं। हम चम्मच से खीर खाते हैं। लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं। लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए, हमने कहा साधन यानी कि कर्ता जिस साधन से काम को कर रहा है, क्रिया को कर रहा है, उसको हमने करण कारक कहा, और इसका विभक्ति चिन्ह आप देख सकते हैं से है। तो हमने कहा कमल पेन से पत्र लिख रहा है। हम चम्मच से खीर खाते हैं। लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं। और इसी तरह बच्चा बस से स्कूल जाता है। अध्यापिका चॉक से लिख रही है।
तो ये हमने यहाँ पर कुछ साधन बताए जिससे जो करता है वो काम को कर रहा है, क्रिया को कर रहा है। और इसमें देखिए हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे हमने एक और चीज हमने इसमें बताई है कि करण कारक में के साथ या के द्वारा शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, के साथ या के द्वारा शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। और देखिए जैसे अगर मैं कहूं कमल ने चटनी के साथ समोसा खाया, कमल ने चटनी के साथ समोसा खाया। तो यहाँ पर हमने जो इसका विभक्ति चिन्ह दिया है वो ये भी दिया है, आप देख सकते हैं, से या के द्वारा। तो इस तरह से जहां पर हम काम करने का माध्यम बताते हैं तो इसमें आप जब भी इस तरह का प्रश्न करेंगे किससे, किस चीज से, किस साधन से, तो आपको तब आप इसका उत्तर मिल जाएगा आसानी से। जैसे आप कहेंगे कमल किससे पत्र लिख रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कमल कलम से या पेन से पत्र लिख रहा है। हम किससे खीर खाते हैं, हम चम्मच से खीर खाते हैं। लड़के किस चीज से खेल रहे हैं, लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं। तो इस तरह से आप जब इस शब्द लिखेंगे किससे या किस चीज से, तो आपको सारे जो शब्द हैं उसमें उत्तर मिल जाएगा, यानी कि करण कारक जो है वो आपका मिल जाएगा। तो बच्चे आज के सेशन में हमने करण कारक के बारे में जाना और पूरा जो हमारा ये कारक का जो पूरा सेशन हमने यहाँ पर पढ़ा है उसको हमने रिवाइज किया। तो आज जो भी बच्चे नए हैं क्लास में वो भी इसको समझ गए होंगे और आगे के जो सेशंस में जो हम पढ़ेंगे इसके बाकी के भागों को उनको भी वो समझ पाएंगे। तो घर पर अगर आपके पास हिंदी व्याकरण की बुक है और जो भी आपके मित्रों ने, दोस्तों ने लिखा हुआ है अपनी कॉपी में, तो उसके आधार पे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम कंटिन्यू करेंगे अपने इसी चैप्टर को अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।